हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जिसे हम सभी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी अपनाना चाहिए। इसीलिए मैं चाहूँगा दोस्तों, आप बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखें, सो दैट आप स्टोरी के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। और इसके साथ-साथ आपको इस स्टोरी में बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि आप बाद में उनको रिवाइज़ भी कर सकें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वोकैब्युलरी मज़बूत होगी, जिससे कि आपकी वोकैब्युलरी जितनी अच्छी होगी, तो आप इंग्लिश को उतना अच्छे से और उतना आसानी से पढ़ सकते हैं। और इन सेंटेंसेस में जो भी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। और आज की इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी एक-एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आपको पढ़ना सिखाऊँगा। तो बिना देरी किए हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी के टाइटल को देखते हैं। बैड कंपनी। बैड यानी बुरी, और कंपनी कहते हैं संगति को। तो क्या मतलब हुआ? बुरी संगति। यहाँ कंपनी जो है वो उसका मतलब है संगति, यानी ये एक नाउन है। और संगति कैसी है? बैड यानी बुरी है। और यह एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, बुरी संगति। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट कर रहा है, तो आइए जानते हैं। अ फार्मर्स फील्ड वॉज अ स्पेशल टारगेट ऑफ द क्रूज हु ruined his crop every day। तो क्या मतलब हुआ? अ फार्मर्स, यहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है, जिसका यूज पोजीशन के रूप में किया जाता है, यानी उसके द्वारा एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। और हिंदी सेंस होता है का, की, के, यानी एक किसान का। फील्ड यानी खेत। एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। खेत किसी जगह का नाम है, और किसान किसी इंसान को कहते हैं, इंसान का एक पेशा है। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। तो इस तरह से दोनों के बीच रिलेशन हुआ अपोस्ट्रोफी की वजह से, यानी एक किसान का खेत। तो इस खेत के ऊपर अधिकार किसका है? किसान का है। तो जहां पर भी आपको अपोस्ट्रोफी एस दिखेगा, तो उसका यूज पोजीशन के रूप में ही किया जाता है। एक किसान का खेत। वॉज यानी था। अ स्पेशल टारगेट का मतलब है एक विशेष, और टारगेट कहते हैं जैसे लक्ष्य, यानी निशाना, किसी चीज को बना लेना, यानी कि एक विशेष निशाना था। ऑफ द क्रोज यानी कौवों का। हु यानी जो। हु की किसके बारे में बोला गया है? कौवों के बारे में। क्रोज के बारे में बोला गया, यानी कौवे जो रियून्ड यानी बर्बाद करते थे द हिज क्रॉप्स, उसकी फसल को। और एवरीडे यानी हर दिन, जिसको हम प्रत्येक दिन भी कहेंगे। कौवों के विशेष निशाने पर एक किसान का खेत था, जो हर दिन उसकी फसल बर्बाद करते थे। कौन बर्बाद करते थे? जो यानी कौवे। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म जहां भी आएगी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जिसका हिंदी सेंस दो तरह से होता है, या तो ता था ती थी ते थे से किया जाता है, या फिर या ई ये से। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एवरीडे लगा हुआ है, इसीलिए जो रोजाना यानी हर दिन उसकी फसल को बर्बाद करते थे। द फार्मर वॉज वेरी अपसेट एंड वरीड बिकॉज ऑफ को एक साथ पढ़ेंगे, दिस सिचुएशन। द फार्मर यानी किसान, वॉज था, कैसा था? वेरी अपसेट यानी बहुत परेशान। किसान बहुत परेशान था। एंड यानी और। वरीड चिंतित था। बिकॉज ऑफ का मतलब ऐसे होता है बिकॉज क्योंकि, लेकिन जब किसी नाउन से पहले आता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है। लेकिन यहाँ बिकॉज के बाद ऑफ आया, तो इसका मतलब है के कारण। दिस सिचुएशन यानी इस स्थिति। किसान इस स्थिति के कारण बहुत परेशान और चिंतित था। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो जब भी एक्शन वर्ब नहीं होगी, वो सिंपल सेंटेंस होता है। ही यूज्ड स्केयर क्रोज टू कीप अवे द क्रोज बट दे वुड टीयर द स्केयर क्रोज अपार्ट। तो क्या मतलब हुआ? ही यानी वो, यूज्ड का मतलब उसने इस्तेमाल किया, यानी प्रयोग किया। इसको इस्तेमाल करना या प्रयोग करना, दोनों का मतलब सेम होता है। यूज्ड यानी प्रयोग किया। स्केयर क्रोज कहते हैं जो, वैसे तो इसका हिंदी मतलब है बिजू का, यानी जो खेतों में जानवरों को डराने के लिए, पक्षियों को डराने के लिए जो पुतला बना देते हैं ना, उसको हम स्केयर क्रोज कहते हैं, यानी कौवों को डराने वाला बिजू का।
टू कीप अवे भगाने के लिए द क्रोज कौवों को, बट लेकिन दे यानी वे वुड टीयर फाड़ देते थे द स्केयर क्रोज यानी बिजूका को, अपार्ट का मतलब अलग कर देते, यानी टीयर अपार्ट यानी फाड़ कर अलग कर देते, टुकड़े कर देते। वो यानी उसने कौवों को कीप अवे यानी भगाने के लिए बिजूका का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने बिजूका को फाड़कर अलग कर दिया। टीयर अपार्ट का मतलब फाड़कर अलग कर दिया। When the farmer got too fed up, he laid a net trap in his field and scattered grains over it. When यानी जब, द फार्मर किसान, गॉट का मतलब है हो गया, ये गेट की सेकंड फॉर्म है, गॉट हो गया। टू कहते हैं, टू मीन्स होता है बहुत, और एक होता है वेरी मीन्स बहुत। दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि जो लिमिट में होता है बहुत वो वेरी है, और जो लिमिट से ज्यादा हो जाता है यानी हद से ज्यादा जब कोई काम होता है उसको टू मीन्स बहुत कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा ही। फेडअप यानी निराश, जब किसान बहुत ज्यादा निराश हो गया, ही यानी उसने, लेड का मतलब है बिछा दिया यानी फैला दिया, ये ले की सेकंड फॉर्म होती है। ले मीन्स होता है डालना, कहीं भी चीज को किसी को डाल देना, तो ले होता है वो, और इसकी सेकंड फॉर्म है लेड यानी बिछा दिया। अ नेट ट्रैप का मतलब है एक जाल। इन हिज फील्ड अपने खेत में, उसने अपने खेत में एक जाल बिछा दिया। एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब है बिखेर दिए। ग्रेन्स का मतलब है अनाज के दाने। ओवर इट यानी इसके ऊपर। जब किसान बहुत ज्यादा निराश हो गया, हताश हो गया, तो उसने अपने खेत में एक जाल बिछा दिया और उसके ऊपर अनाज के दाने बिखेर दिए। द क्रोज माइंडलेसली लैंडेड ऑन द नेट टू फीड एंड गॉट कॉट। द क्रोज यानी कौवे, माइंडलेसली, इसका क्या मतलब, इसका मतलब बिना सोचे समझे यानी बिना सोचे। माइंड का मतलब तो सोचना होता है, दिमाग यानी सोचना, लेकिन जिस वर्ड में लास्ट में लेस लग जाता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो माइंड लेस यानी बिना दिमाग के, और एलवाई लगने से ये एडवर्ब हो जाता है, जो कि विशेषता बताता है वर्ब की। माइंड लेसली यानी बिना सोचे समझे। लैंडेड यानी नीचे उतरे, ऑन द नेट जाल के ऊपर। टू फीड खाने के लिए, एंड गॉट कॉट और फंस गए। गॉट कॉट यानी फंस गए। कौवे बिना सोचे जाल के ऊपर दाना खाने के लिए नीचे आए और फंस गए। अब आगे देखिए क्या होता है। द ट्रैप्ड क्रोज प्लीडेड, बट द फार्मर सेड, नाउ यू आर इन माई ट्रैप एट लास्ट। द ट्रैप्ड क्रोज का मतलब है जाल में फंसे हुए कौवे। कौवे ट्रैप्ड यानी जो जाल में फंस चुके थे। तो यहाँ पर ट्रैप्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो विशेषता बताता है कौवों की, यानी कौवे कैसे थे, अब ट्रैप्ड थे यानी जाल में फंस चुके थे। प्लीडेड यानी विनती की या आग्रह किया, बट लेकिन। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। जाल में फंसे कौओं ने आग्रह किया, लेकिन किसान ने कहा नाउ, अब। यू यानी तुम, आर हो, इन माई ट्रैप मेरे जाल में। एट लास्ट यानी आखिरकार यानी अंततः, जिसको हम कहते हैं। जाल में फंसे हुए कौओं ने विनती की, लेकिन किसान ने कहा अब तुम आखिरकार मेरे जाल में हो। आई वोंट लीव एनी ऑफ यू अलाइव। आई मीन्स में वोंट लीव, ये जो वोंट है ये वुड नॉट की मर्ज फॉर्म है, इसको हम वोंट कहेंगे। वोंट लीव यानी नहीं छोड़ूंगा। एनी ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से किसी को। अलाइव यानी जिंदा, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू आर डेड, यू आर डेड समझ लो तुम मर गए। सडनली द फार्मर हार्ड अ पिटिएबल क्राई। सडनली यानी अचानक से, द फार्मर यानी किसान ने, हर्ड का मतलब है सुनी, ये हेयर की सेकंड फॉर्म है, हर्ड यानी सुनी। पिटिएबल क्राई का मतलब है एक दुख भरी, और क्राई यानी रोने की आवाज। पिटिएबल दुख भरी, तो आवाज कैसी है, पिटिएबल है यानी दुख भरी है, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो जो भी वर्ड किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ भी बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो अचानक से किसान ने एक दुख भरी रोने की आवाज को सुना। He looked carefully at his net and found that a pigeon too had got trapped along with the crows. He looked उसने देखा, carefully यानी ध्यान से, at his net अपने जाल में, उसने अपने जाल में ध्यान से देखा, and found और पाया that की a pigeon एक कबूतर टू मिस भी had got trapped यानी फंस गया था।
अलोंग विद यानी साथ में द क्रोज कौवों के उसने ध्यान से अपने जाल में देखा और पाया कि एक कबूतर भी कौवों के साथ जाल में फंस चुका था। यहाँ सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे चुका था। द फार्मर स्पोक टू इट, द फार्मर किसान स्पोक बोला टू इट यानी उससे, तो ये इट किसके लिए बोला गया? कबूतर के लिए जो कौवों के साथ जाल में फंस गया था, तो उस कबूतर के लिए इट बोला गया। तो जब किसी भी नाम के लिए कोई वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। किसान उससे बोला, हे व्हाट वर यू डूइंग इन द कंपनी ऑफ एविल क्रोज। व्हाट यानी क्या, वर थे, यू डूइंग तुम कर रहे, यहाँ पर वर के साथ आईएनजी फॉर्म आई है तो इसका हिंदी सेंस आएगा रहा था, रही थे या रहे थे। तुम तो मतलब तुम क्या कर रहे थे। इन द कंपनी यानी साथ में, ऑफ एविल क्रोज यानी दुष्ट कौवों के, एविल कहते हैं दुष्ट, यानी दुष्ट कौवों के साथ तुम क्या कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। बट नाउ यू टू विल डाई बिकॉज यू केप्ट बैड कंपनी। बट नाउ लेकिन अब, यू मिस तुम्हें, टू मिस भी, टू का मतलब बहुत भी होता है और टू का मतलब भी होता है। तुम्हें भी विल डाई मतलब विल डाई यानी मरोगे, बिकॉज क्योंकि यू तुमने केप्ट यानी रखा, बैड कंपनी यानी बुरी संगति को, लेकिन अब तुम भी मरोगे क्योंकि तुमने बुरी संगति को रखा, यानी तुम बुरी संगति में रहे, बुरे लोगों के साथ रहे, इसीलिए हालांकि तुमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन बुरे लोगों की संगत की वजह से आज तुम भी मरोगे। देन द फार्मर गेव अ सिग्नल टू हिज हंटिंग डॉग्स। देन यानी तब, द फार्मर किसान ने, गिव यानी दिया, ये गिव की सेकंड फॉर्म है। सिग्नल यानी इशारा, टू हिज अपने हंटिंग डॉग्स यानी शिकारी कुत्तों को, तब किसान ने अपने शिकारी कुत्तों की तरफ इशारा कर दिया। द डॉग्स केम रनिंग एंड पॉन्स्ड अपॉन द ट्रैप्ड बर्ड्स। द डॉग्स कुत्ते केम आए, कैसे आए, रनिंग यानी दौड़ते हुए, ये कंडीशन बताई जा रही है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, कैसे आए, दौड़ते हुए। एंड पाउंस्ड और झपटे यानी कूद पड़े, झपट पड़े, अपॉन यानी ऊपर, द ट्रैप्ड बर्ड्स यानी जाल में फंसे पक्षियों की। कुत्ते दौड़ते हुए आए और जाल में फंसे पक्षियों की तरफ कूदे यानी उनके ऊपर झपटे। ऑल द बर्ड्स गॉट किल्ड वन बाय वन, ऑल द बर्ड्स तभी पक्षी गॉट किल्ड यानी मारे गए, वन बाय वन एक एक करके, सभी पक्षी एक एक करके मारे गए। यहाँ गॉड किल्ड आपने देखा होगा कई बार, गॉड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, एक यहाँ है और यहाँ पर देखो गॉड ट्रैप्ड दिया है और इधर भी कहीं था। तो जहां पर भी गॉड के साथ आगे एक और वर्ब आती है थर्ड फॉर्म के रूप में तो वो पॉजिटिव वर्ब होती है, इसमें काम करने वाला और करवाने वाला दोनों की बात की जाती है। तो इशारा किसने किया था, यानी किसान ने, कहा किसान ने था कि आप उनको मारो, लेकिन मारा किसने, कुत्तों ने। तो इस तरह से यहाँ पर गॉड किल यानी एक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया है हमने। आगे देखिए क्या होता है। द गिस्ट यानी स्टोरी हमारी पूरी हो चुकी है, अब गिस्ट की बात कर लेते हैं, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस स्टोरी से, ये देखिए जरा। कीपिंग द कंपनी ऑफ एविल पीपल इज द इजिएस्ट वे टू इनवाइट ट्रबल। कीपिंग यानी रखना, द कंपनी कहते हैं संगति, ऑफ एविल पीपल यानी बुरे लोगों की यानी दुष्ट लोगों की, इज है द इजिएस्ट वे सबसे आसान तरीका। इजिएस्ट इसकी बात करें, द इजिएस्ट, वैसे ये इजी होता है, इजी से इजिएस्ट बना है, तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी और उससे पहले दा का यूज किया जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका हिंदी सेंस आता है सबसे, यानी सबसे आसान, इजी का मतलब आसान, लेकिन द इजीएस्ट का मतलब है सबसे आसान, वे यानी तरीका। टू इनवाइट दावत देने का, ट्रबल का मतलब है परेशानी को, समस्या को यानी मुसीबत, यानी बुरे लोगों की यानी दुष्ट लोगों की संगति रखना किसी भी समस्या यानी मुसीबत को आसान दावत देने का आसान तरीका है। यानी अगर हमारी संगति बुरे लोगों की है, अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो समझ लो हम बिल्कुल आसानी से मुसीबत को दावत दे रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। द क्रोज डैमेज्ड द क्रॉप्स एवरी डे, यानी कौवे, डैमेज्ड यानी नुकसान पहुंचाते थे, खराब करते थे, द क्रॉप्स फसल को, एवरीडे हर दिन, कौवे हर दिन फसल को बर्बाद करते थे। सम डे यानी एक दिन, देवर दे यानी उनको, वर बाउंड टू पे का मतलब है चुकानी पड़ी द प्राइस कीमत, लेकिन एक दिन उन्हें कीमत चुकानी पड़ी, वर बाउंड टू पे द प्राइस, पूरे फ्रेज का मतलब है कीमत चुकानी पड़ी।
On that day, the pigeon to join them to feast on the easy grains and made with the same fate as the evil crows. तो देखिए, on that day यानी उस दिन, द पिजन कबूतर टू यानी भी ज्वाइन शामिल हो गया जब उनके साथ। टू फीस्ट ऑन का मतलब है अनाज खाने के लिए, टू फीस्ट ऑन यानी भोजन करने के लिए, द इजी ग्रेन्स यानी आसानी से मिलने वाले अनाज का। एंड मेट विद द सेम फेट, और उसका भी वही हाल हुआ। मेट विद द सेम फेट, और वही हाल हुआ एज जो द एविल क्रोज उन दुष्ट कौवों का हुआ। और उस दिन कबूतर भी आसानी से मिलने वाला दाना खाने के लिए उनके साथ शामिल हो गया, और उसका भी वही हश्र हुआ जो उन दुष्ट कौवों का हुआ। तो देखिए, चाहे भले ही बाकी के दिन वो उनके साथ नहीं आया, लेकिन बुरे लोगों की संगत में रहने की वजह से आखिरकार वो जिस दिन उनके साथ शामिल हुआ, तो जो हाल उनका हुआ वही हाल उसका भी हुआ। तो दोस्तों, हमें हमेशा बुरे लोगों की संगति से दूर बचना चाहिए। हमेशा जो अपना साथ है वो अच्छे लोगों का रखो, जिससे कि कोई भी ऐसी मुसीबत आपको सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।